हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि लेड एसिड सेल में कौन कौन से दोष होते हैं और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक लेड एसिड सेल क्या होता है, उसमें कौन सा विद्युत अपघट्ट भरा होता है और उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं और विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो आज उससे आगे पढ़ते हैं कि एक लेड एसिड सेल में कौन कौन से दोष विद्यमान रहते हैं और उन दोषों का हम निवारण किस प्रकार से करते हैं। तो समझते हैं कि एक लेड एसिड सेल होता है, उसमें 4 दोष होते हैं। तो पहला दोष होता है सेडिमेंटेशन दोष, दूसरा दोष होता है बकलिंग दोष, तीसरा दोष पाया जाता है एक लेड एसिड सेल में वो होता है सल्फेशन दोष, और चौथा जो दोष पाया जाता है वो होता है कोरोजन दोष। तो ये 4 दोष एक लेड एसिड सेल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है। सेडिमेंटेशन दोष, तो सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि जो लेड एसिड सेल होता है उसकी दोनों प्लेटें किसकी बनी होती है, शीशे की जाली की बनी होती हैं और एंटीमनी को मिश्रित करके बनाया जाता है। और दोनों प्लेटों में हम लेड का प्रयोग करते हैं ना, दोनों प्लेटों में लेड का प्रयोग करते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया एक सेल के अंदर होती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, जो लेड होता है उसका कुछ भाग सेल की तली में झड़ता जाता है, या फिर लेड की जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो कहाँ पर जमती जाती हैं, सेल की तली में एकत्रित होती जाती हैं। और जब लेड की अशुद्धियाँ सेल की तली में एकत्रित होती जाती हैं और एकत्रित होकर H2SO4 से अभिक्रिया कर लेती हैं, जिसके कारण वहाँ पर छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है। और उस निर्माण के कारण, सेलों के निर्माण के कारण वहाँ पर पावर लॉस होने लगता है। तो इस दोष को हम सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं ना। तो सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है, तो लेड की अशुद्धियों एवं H2SO4 की रासायनिक क्रिया के दौरान सेल के अंदर छोटे छोटे सेलों का निर्माण होना, छोटे छोटे सेलों का बनना। तो सेल के अंदर छोटे छोटे सेलों का निर्माण होता है, वो क्यों होता है, लेड की अशुद्धियों के कारण और H2SO4 की अभिक्रिया, दोनों की अभिक्रियाओं के कारण सेल के अंदर छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है। तो इस दोष को हम सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं। अब इस दोष से क्या होता है, तो इस दोष से पावर लॉस होती है, पावर लॉस होता है। और दूसरा क्या हो सकता है इससे, तो प्लेटों का शॉर्ट सर्किट होना, प्लेटों का शॉर्ट सर्किट होना, अर्थात जो प्लेटें हैं वो शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं और वहाँ पर पावर लॉस होता है। ठीक है, तो ये दोष कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन दोष होता है लेड एसिड सेल में। अब इस दोष का निवारण हम किस प्रकार से करेंगे, अर्थात इसको दूर किस प्रकार से करेंगे। तो इसके निवारण के लिए हमें समय समय पर लेड एसिड सेल में आसुत जल अर्थात शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए, शुद्ध पानी उसमें डालते रहना चाहिए। जैसे ही लेड एसिड बैटरी का यदि पानी खत्म हो जाता है तो हमको डिस्टिल बॉटल का उपयोग कर उसके अंदर पानी डालना चाहिए। ठीक है, तो आसुत जल को समय समय पर सेल के अंदर डालें, सेल के अंदर डालनी चाहिए। तो ये हो जाता है सेडिमेंटेशन दोष और उसका निवारण। ठीक है, अब हम देखते हैं बकलिंग दोष क्या होता है। बकलिंग दोष, अब बकलिंग दोष क्या होता है, तो लेड एसिड सेल को जब हम चार्ज करते हैं या फिर उसको लोड से जोड़कर डिस्चार्ज करते हैं
तो डिस्चार्ज करने के दौरान और चार्ज करने के दौरान यदि हम उसको निर्धारित धारा से अधिक धारा पर चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी प्लेटों का मुड़ जाना, अर्थात उसकी प्लेटें मुड़ जाती हैं, तो उस दोष को हम बकलिंग दोष कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटों का मुड़ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेटों का मुड़ना तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेटों का मुड़ना कौन सा दोष होता है? बकलिंग दोष होता है। तो अब इस बकलिंग दोष को कैसे निवारित किया जाता है, इसका अर्थात इसका निवारण कैसे करेंगे हम? तो कभी भी लेड एसिड सेल को उसकी क्षमता के 10% से अधिक दर पर चार्ज नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि एक लेड एसिड सेल की क्षमता है वो 120 AH है, एम्पियर आवर है, तो इसको हमको चार्ज करेंगे तो इसकी 10% क्षमता पर ही इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, 10% पर 10% इसकी क्षमता का हम क्या करेंगे? करंट लेंगे और उस पर क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो 10% निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर इसका 10% आएगा। तो एक लेड एसिड सेल को 10% क्षमता से अधिक करंट पर चार्ज नहीं करना चाहिए, या फिर बोले तो क्षमता का 1/10 भाग, 1/10 भाग, अर्थात लेड एसिड सेल की जो क्षमता होगी उसका 1/10 भाग चार्जिंग उसकी करंट होगी। यदि इससे अधिक करंट पर हम उसको चार्ज करते हैं तो उसमें कौन सा दोष आ जाता है? बकलिंग दोष आ जाता है। ठीक है, और डिस्चार्जिंग की बात करें तो डिस्चार्जिंग हमको 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट पर डिस्चार्जिंग नहीं करना चाहिए, और चार्जिंग उसकी क्षमता का 1/10 भाग से अधिक पर चार्जिंग नहीं करना चाहिए। 6 एम्पियर से अधिक धारा पर उसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बकलिंग दोष हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद समझते हैं कि सल्फेशन दोष क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि सल्फेशन दोष क्या होता है। सल्फेशन दोष, तो जब लेड एसिड सेल का प्रयोग या लेड एसिड बैटरी का प्रयोग हम 1 हफ्ता तक नहीं करते हैं, अर्थात उसका प्रयोग हम 1 हफ्ता से ज़्यादा समय तक या 1 हफ्ता तक नहीं करते हैं, तो प्रयोग ना करने के कारण लेड एसिड बैटरी में जो लेड सल्फेट होता है वो कड़क हो जाता है, अर्थात कठोर हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाह रुक जाता है। तो इस दोष को हम सल्फेशन दोष के नाम से जानते हैं। तो ये दोष क्यों होता है? लेड एसिड सेल में PbSO4 अर्थात लेड सल्फेट का कठोर होना या कड़क होना, तो ये क्या होता है? सल्फेशन दोष होता है। अब इसका निवारण कैसे करते हैं? तो निवारण के लिए इसमें ट्रिंकल चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। इस दोष को दूर करने के लिए ट्रिंकल चार्जिंग। अब ये ट्रिंकल चार्जिंग क्या होता है? तो जब हम चार्जिंग की विधियां पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ट्रिंकल चार्जिंग क्या होता है। यहाँ पर समझ लीजिए, इस ट्रिंकल चार्जिंग में हम निम्न मान की करंट अधिक समय तक अर्थात 24 घंटे तक निम्न मान की करंट देकर बैटरी को चार्ज करते हैं। तो वही व्यवस्था क्या कहलाती है? ट्रिंकल चार्जिंग। इसमें 2 से 3% करंट दिया जाता है लेड एसिड बैटरी को ना, सल्फेशन युक्त बैटरी को 2 से 3% करंट देकर लंबे समय तक ना, अर्थात 24 घंटे तक 2 से 3% हम करंट देते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है? ट्रिंकल चार्जिंग कहलाती है। ये ट्रिंकल चार्जिंग के दौरान जो सल्फेशन दोष हो जाता है वो दूर हो जाता है।
ना, तो सल्फेशन दोष दूर हो जाता है, अर्थात PbSO4 जो कठोर हुआ था वो क्या हो जाता है H2SO4 में पुनः तनु अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में घुल जाता है। ठीक है, तो ये दोष होता है सल्फेशन दोष। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं कि कोरोजन दोष क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कोरोजन दोष क्या होता है। तो जो लेड एसिड सेल होता है या लेड एसिड बैटरी होती है, तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एवं नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये दोनों टर्मिनलों पर बाहरी वायुमंडल की परिस्थितियों के कारण एक अन्य पदार्थ की परत चढ़ जाती है और वो परत क्या करती है, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है, तब वहाँ पर हमारा जो दोष उत्पन्न हो जाता है वो कोरोजन दोष उत्पन्न हो जाता है। तो कोरोजन दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण, वायुमंडलीय परिस्थितियाँ या परिस्थितियों के कारण टर्मिनलों पर अन्य पदार्थ का चढ़ना, अन्य पदार्थ की परत का चढ़ना क्या कहलाता है, कोरोजन दोष कहलाता है। अब ये कोरोजन दोष होता है तो करंट का प्रवाह वहां पर लगभग रुक जाता है। ठीक है, तो अब इस दोष का निवारण हम किस प्रकार से करेंगे, तो निवारण में लिखिए समय समय पर टर्मिनलों को साफ करते रहना चाहिए, जो बैटरी या सेल के टर्मिनल होते हैं उनको समय समय पर गीले कपड़े करके उसको पोंछते रहना चाहिए या साफ करते रहना चाहिए। दूसरा, टर्मिनलों पर प्लेटिनियम की जेली का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग की कौन कौन सी स्थितियां होती हैं ना। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारी जो लेड एसिड की सेल है या लेड एसिड बैटरी है जो कि इन्वर्टर में लगी है या हमारी गाड़ी वाहनों में लगी है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है, उसकी हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम कौन कौन सी स्थितियां को देख सकते हैं। तो पहला होता है वोल्ट मीटर द्वारा या सेल टेस्टर द्वारा। तो हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्टर द्वारा। तो हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्टर द्वारा हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से हाई रेट सेल टेस्टर होता है ना, इस प्रकार से हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर होता है। ये जो सेल टेस्टर होता है इसके यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा होता है, ये दो पिन होती हैं, ये एक सेल का वोल्टेज बताता है। यदि बैटरी या सेल फुल चार्ज है ना, फुल चार्ज है तो वो बताएगा आपको 2.1 या फिर 2.2 वोल्ट बताएगा। ठीक है, और यदि डिस्चार्ज है सेल, डिस्चार्ज है तो ये 1.8 वोल्ट या इससे कम बताएगा। तो ये बैटरी हमारी या फिर सेल क्या है, डिस्चार्ज है ना। तो इसके द्वारा हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्टर के द्वारा हम जांच सकते हैं कि हमारी जो सेल है या बैटरी है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक है, तो यदि ये फुल चार्ज है तो 2.1 से 2.2 वोल्ट तक बताएगा वोल्टेज को ये वोल्ट मीटर, और डिस्चार्ज है तो 1.8 वोल्ट या इससे कम बताएगा। ठीक है, और यदि मीडियम चार्ज है तो मीडियम चार्ज में बताएगा 1.8 वोल्ट से अधिक एवं 2.1 से कम, ये मीडियम चार्ज में हमको बताएगा ना हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्टर।
तो हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्टर के द्वारा भी हम जांच सकते हैं कि हमारी बैटरी या सेल चार्ज है या डिस्चार्ज है। दूसरा हम पता कर सकते हैं किससे, हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा। ठीक है, अब हाइड्रोमीटर के द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं या कैसे मालूम कर सकते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से एक हाइड्रोमीटर होता है। तो हाइड्रोमीटर में यहाँ पर एक रबर का कॉर्क लगा होता है ना, और यहाँ पर एक फ्लॉट डला होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है हाइड्रोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर से हम इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका अपेक्षित घनत्व नापते हैं, अर्थात ग्रेविटी नापते हैं, और ग्रेविटी के आधार पर हम पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो सेल है या बैटरी है चार्ज है या डिस्चार्ज है ना। तो इस हाइड्रोमीटर को हम इसके बाल्ब को दबाते हैं और जो लेड एसिड सेल है या बैटरी है उसके अंदर इसको डालते हैं, बेंट प्लग खोल के इससे उसके अंदर डालते हैं और अंदर डालकर इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट जब भरते हैं तो इसका फ्लोट जो है उस इलेक्ट्रोलाइट में तैरने लगता है और रीडिंग शो करता है। यदि बैटरी फुल चार्ज होती है, यदि बैटरी या सेल फुल चार्ज होता है तो ये जो रीडिंग देता है हमको वो 1280 या फिर 1.28 ये हमको रीडिंग देता है फुल चार्ज अवस्था में। यदि बैटरी डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज की अवस्था में हमको ये रीडिंग देता है 1180 या फिर 1.80 ना, ये रीडिंग हमको देता है क्या, हाइड्रोमीटर। तो हम हाइड्रोमीटर के द्वारा भी बैटरी की चार्जिंग स्थिति और डिस्चार्जिंग स्थिति का मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उसके बाद कि गैसिंग के द्वारा ना, गैसों के द्वारा भी हम बैटरी की चार्जिंग स्थितियों को भी ज्ञात कर सकते हैं। गैसिंग द्वारा, गैसिंग तो जब बैटरी फुल चार्ज अवस्था में होती है तो एनोड से और कैथोड से गैसों का उत्सर्जन होता है, और बैटरी जब डिस्चार्ज अवस्था में होती है तो वहाँ पर कोई गैसें नहीं निकलती हैं। तो इस आधार पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं कि हमारी बैटरी या फिर सेल क्या है, वहाँ पर चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो जब बैटरी चार्ज होती है तो चार्ज में हम देखते हैं, चार्ज अवस्था में जो एनोड होता है तो एनोड से ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है, और कैथोड जो होता है तो कैथोड से हम देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकलती है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो एनोड से ऑक्सीजन और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलती है जब हमारी सेल या बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में होती है। और डिस्चार्ज अवस्था में देखें तो डिस्चार्ज अवस्था में कोई गैस नहीं निकलती है, डिस्चार्ज में कोई गैस नहीं निकलती है। तो इस प्रकार से हम गैसों के माध्यम से या गैसिंग प्रक्रिया के द्वारा भी हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा सेल या बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। उसके बाद हम मालूम कर सकते हैं प्लेटों के कलर द्वारा ना, तो कलर ऑफ प्लेट, ठीक है, प्लेटों के कलर द्वारा, ठीक है। तो जब बैटरी फुल चार्ज होती है, फुल चार्ज जब बैटरी रहेगी आपकी, तो जो एनोड होगा उसका जो रंग होगा या कलर होगा वो चॉकलेटी होगा, चॉकलेटी ब्राउन, चॉकलेटी भूरा ना। और जो कैथोड होगा उसका जो कलर होगा वो कौन से कलर का होगा, स्लेटी कलर का होगा, स्लेटी। तो जब बैटरी चार्ज अवस्था में होती है या फुल चार्ज होती है तो एनोड चॉकलेटी कलर या भूरा रंग का होता है, और कैथोड जो होता है स्लेटी रंग का हो जाता है। और जब डिस्चार्ज होती है बैटरी, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज अवस्था में जो एनोड और प्लस कैथोड दोनों का जो कलर होता है वो सफ़ेद हो जाता है, अर्थात वाइट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लेड सल्फेट होता है ना, दोनों डिस्चार्जिंग के दौरान लेड सल्फेट बन जाता है जो कि सफ़ेद कलर का होता है। इस कारण से डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटों पर
वाइट रंग की परत चढ़ जाती है और दोनों प्लेटें वाइट हो जाती हैं, जबकि चार्जिंग में चॉकलेटी और स्लेटी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि लेड एसिड सेल में कौन कौन से दोष होते हैं, लेड एसिड सेल की चार्जिंग की स्थितियाँ। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।